जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने केवल शब्द अलंकार के भेदों को ही पढ़ा था और उसमें हमने डिटेल्स नहीं पढ़ी थी। आज हम शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले जो उसके भेद हैं, उसके प्रकार हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा पहला शब्द अलंकार के अंतर्गत जो प्रकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, और प्रत्येक वीडियो हम आपसे यही बोलते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक के पहले जो पॉइंट है उसको अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा आखिर ये शब्द लिखा क्या है। तो ये लिखा है अनुप्रास अलंकार। हम देख पा रहे हैं कि अनुप्रास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा अनु और दूसरा शब्द है हमारा प्रास, दोनों से मिलकर बना है अनुप्रास। अनुप्रास, यहां अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण यानी ऐसा वर्ण या ऐसा अक्षर जो बार बार आए, एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति हो, वो हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो परिभाषा आप देख सकते हैं, लेकिन हमें पहले शब्द को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। परिभाषा आप देख पाएंगे यहां। जो छात्र नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां काव्य में एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आपने देखा परिभाषा में कि जहां काव्य में एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पहले हमने समझा कि अनु का मतलब होता है बार बार, यानी जब कभी भी कोई पंक्ति लिखी हो, कोई वाक्य लिखा हो, कोई पद लिखा हो और यदि उसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं, लेकिन हमें केवल परीक्षा को दृष्टि रखते हुए हमें केवल उन्हीं अलंकारों को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अनुप्रास, तो अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार, यानी अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है अक्षर या वर्ण, यानी ऐसा वर्ण जो एक से अधिक बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण पर देखेंगे, इसका उदाहरण कैसे आएगा, यानी अब हम इसे उदाहरण पर चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे। जैसे पुस्तकों में भी लिखा है और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यदि हमें वो रटे रटाए नहीं पढ़ना है, अलग से कुछ पढ़ना है, तो हम अलग से भी इसके उदाहरण याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, बिछी हुई थी स्वच्छ चांदनी
अवनी और अंबर तल में। आपने देखा कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, बिछी हुई थी स्वच्छ चांदनी अवनी और अंबर तल में। ये हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ वर्ण की आवृत्ति कहाँ हुई है, तो आपको समझ में आएगा कि चारू और चंद्र, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी हुई है? चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी लगातार आया है। चा वर्ण एक बार आया, फिर दोबारा भी आया, लेकिन जो ये की आ गया बीच में और फिर ये चा आया, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें वर्णों की आवृत्ति कैसी चाहिए? लगातार चाहिए। तो वर्णों की आवृत्ति लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ एक से अधिक यानी 2 बार यहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। तो हमें ऐसे पहचानना है अनुप्रास अलंकार को। जैसे और तटनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति है, लेकिन ये भी जो उदाहरण है वो वृत्त अनुप्रास का उदाहरण है, लेकिन हमें केवल अनुप्रास के अंतर्गत भी वो आता है, तो हम कोई भी उदाहरण उसका लिख सकते हैं। अब इसके हटके यदि हमें कोई और उदाहरण लिखना है तो ये एक हमारे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है ईसुरी, जिन्होंने बुंदेली में अपनी फागें चौकड़ियां लिखी हैं। उनके भी कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा कि एक उदाहरण है, मेरो मन मन मुंदरी में गाड़ो, मैंने मन मन मुंदरी में गाड़ो, यानी लिखा है मैंने मन मुंदरी में गाड़ो। आप देख रहे हैं यहाँ पे मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो ऐसे कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने मन मुंदरी में गाड़ो, मैंने मन मुंदरी में गाड़ो, यहाँ पे वर्ण की कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आप देख रहे हैं कि मां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो ऐसे कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे ईसुरी कवि का ही, कि रसना राम को नाम नहीं ना, रसोना राम का नाम नहीं ना। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाए। तो हमें केवल अपने दिमाग पर जोर डाल के व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हमें बिल्कुल फ्री माइंड में व्याकरण पढ़ना है। और फ्री माइंड में यदि आप व्याकरण पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा।